अग्रवाल टेक्सटाइल्स का हमला एक सोची समझी क्रूर चाल थी। उन्होंने स्वदेशी टेक्सटाइल्स की लाइफलाइन, उसकी सप्लाई चेन पर वार किया था। जैसे ही ये खबर फैक्ट्री के अंदर फैली, उम्मीद और जोश का माहौल एक पल में डर और अफरा तफरी में बदल गया। मशीनें जिन्हें अभी अभी नई जिंदगी मिली थी, उनके बंद होने का खतरा मंडराने लगा। मजदूर जिनके चेहरों पर कल तक मुस्कान थी, आज उनके माथे पर चिंता की लकीरें थीं। तिवारी जी जैसे पुराने वफादार मजदूर तो अर्जुन पर विश्वास कर रहे थे। शांत रहो भाइयों, वो समझाने की कोशिश कर रहे थे। अर्जुन बाबू कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन सब लोग तिवारी जी जैसे नहीं थे। फैक्ट्री में कुछ नौजवान मजदूर भी थे जिन्होंने विक्रम के अंडर काम की आलस और बेईमानी देखी थी। उनके लिए विश्वास एक ऐसी चीज थी जो बहुत महंगी थी। उनका लीडर था सुरेश, एक दूसरा फोरमैन जो हमेशा से थोड़ा शकी किस्म का था। अग्रवाल्स की इस चाल ने उसके डर को गुस्से में बदल दिया था। उसने कुछ और परेशान मजदूरों को इकट्ठा किया और सीधे अर्जुन के सामने जा खड़ा हुआ, जहां अर्जुन, राज और पूजा इस नई मुसीबत का हल ढूंढने की कोशिश कर रहा था। क्या रास्ता निकालोगे तुम? सुरेश ने एकदम अपमानजनक लहजे में पूछा। उसके पीछे खड़े बाकी मजदूरों के चेहरों पर भी वही गुस्सा था। अर्जुन ने शांति से उसकी तरफ देखा। सुरेश, मैं समझ सकता हूं कि तुम परेशान हो, हम सब हैं। लेकिन परेशान? सुरेश जोर से हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें दर्द और मजाक दोनों था। हम परेशान नहीं, बर्बाद हो गए हैं अर्जुन शर्मा। तुमने हमें सपने दिखाए, प्रॉफिट शेयरिंग, नई मशीनें, बेहतर कल, और अंजाम क्या हुआ? एक ही झटके में हमारे दुश्मन ने हमें घुटनों पर ला डाला। यही है तुम्हारी लीडरशिप? उसके शब्दों ने आग में घी का काम किया। बाकी मजदूर भी अब बोलने लगे। विक्रम शर्मा बुरा था, लेकिन कम से कम वो ताकतवर था। कोई उससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता था। तुमने हमारे पेट पर लात मारी है, अब हमारे बच्चों का क्या होगा? सुरेश एक कदम और आगे बढ़ा। उसने अर्जुन को सर से पांव तक देखा। उसकी आंखों में बेइंतहा नफरत थी। हमें तुम्हारे झूठे वादे नहीं चाहिए, हमें असली लीडरशिप चाहिए, एक गैराज किड नहीं। गैराज किड, ये शब्द सुनकर अर्जुन के दिल में एक पुराना जख्म फिर से हरा हो गया। ये उसकी पहचान बन गई थी, जिससे उसके दुश्मन उसे जलील करने के लिए इस्तेमाल करते थे। रोहन जो पास ही खड़ा था, उसका खून खौल उठा। वो सुरेश की तरफ लपका। जबान संभाल कर बात कर सुरेश, तू जानता नहीं तू किससे। रुक जा रोहन। अर्जुन ने अपना हाथ उठाकर रोहन को रोक लिया। उसकी आवाज शांत थी। उसने वो सारा अपमान, वो सारा गुस्सा पी लिया। उसने सुरेश की आंखों में देखा। उसे वहां सिर्फ गुस्सा नहीं, एक गहरा अनजान डर भी दिखा। मैं तुम्हारा डर समझता हूं सुरेश, मैं तुम सबका डर समझता हूं, और तुम्हारा गुस्सा भी जायज है। उसका ये शांत, समझदारी भरा जवाब अनएक्सपेक्टेड था। सुरेश को लगा था कि वो चिल्लाएगा या उसे नौकरी से निकालने की धमकी देगा। मैं तुमसे झूठे वादे नहीं करूंगा। हां, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, लेकिन मैंने हार मानना नहीं सीखा। मैं तुमसे सिर्फ एक चीज मांगता हूं, सिर्फ 24 घंटे। मुझे सिर्फ 24 घंटे का वक्त दो। अगर मैं इस समस्या का कोई हल नहीं निकाल पाया, तो तुम सब जो फैसला लोगे, मुझे मंजूर होगा। उसके इस विश्वास ने, उसकी इस ईमानदारी ने कुछ मजदूरों को शांत कर दिया। लेकिन सुरेश अभी भी उसे शक से घूर रहा था। वो बिना कुछ कहे अपने साथियों के साथ वहां से चला गया। माहौल बहुत ही तनावपूर्ण हो गया था। अर्जुन जानता था कि उसने वक्त मांगा है, लेकिन उसके पास कोई प्लान नहीं था। वो अपने टेम्पररी ऑफिस में गया। ओबेरॉय, रोहन, राज और पूजा वहां पहले से मौजूद थे। हम उन्हें फाइनेंशियली नहीं हरा सकते। अग्रवाल के पास हमसे 100 गुना ज्यादा पैसा है, तो हमें कुछ ऐसा सोचना होगा जो पैसे से परे हो। अर्जुन ने कहा। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। लेकिन इस स्ट्रैटेजी सेशन के बीच भी अर्जुन के दिमाग से सुरेश का वो डरा हुआ, गुस्से से भरा चेहरा नहीं निकल रहा था। उसका अपमान उसे चुभ नहीं रहा था। उसके पीछे छुपा दर्द उसे बेचैन कर रहा था। उसने रोहन को इशारे से पास बुलाया। रोहन, एक काम है, उसने धीरे से कहा। सब छोड़कर सुरेश पर नजर रखो। पता करो उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। कोई इंसान बिना वजह इतना नहीं टूटता। डर के पीछे हमेशा एक वजह होती है। रोहन तुरंत समझ गया। शाम को जब फैक्ट्री से सब जा चुके थे, रोहन ने चुपके से सुरेश का पीछा करना शुरू किया। सुरेश सीधा घर नहीं गया। वो शहर के एक बड़े मेडिकल स्टोर पर जाकर रुका। रोहन दूर अंधेरे में खड़ा उसे देखता रहा।
सुरेश काउंटर पर खड़ा एक दवाई की पर्ची दिखाकर केमिस्ट से बहस कर रहा था। उसकी आवाज में एक अजीब सी लाचारी थी। भाई साहब, कुछ तो कम कर लीजिए, पिछली बार भी मैं पूरे पैसे नहीं दे पाया था। देखिए सुरेश जी, ये इंपोर्ट वाली दवाई है, इससे सस्ता मैं नहीं दे सकता, और पुराना उधार भी बहुत हो गया है, पहले वो चुकाइए, फिर नई दवाई मिलेगी। सुरेश ने अपनी जेब में हाथ डाला। उसने कुछ नोट निकाले, उन्हें गिना और फिर एक हार मानी हुई निराशा के साथ उन्हें वापस जेब में रख लिया। वो पैसे काफी नहीं थे। वो दुकान से खाली हाथ झुके हुए कंधों के साथ बाहर निकला। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक पिता की, एक पति की हार थी, बेबसी थी। रोहन जो दूर से ये सब देख रहा था, उसके दिल को एक झटका सा लगा। उसे अब सब कुछ साफ साफ समझ में आ रहा था। सुरेश का वो गुस्सा, वो अर्जुन के लिए नहीं था, वो अपनी किस्मत के लिए था, अपनी बेबसी के लिए था। वो एक टूटा हुआ इंसान था जो अपने परिवार को बचाने के लिए लड़ रहा था। रोहन जब सेफ हाउस लौटा तो उसका चेहरा गुस्से से नहीं, एक अजीब से दुख से भरा हुआ था। उसने अर्जुन को अकेले में ले जाकर सुरेश की पूरी कहानी बताई। कैसे वो एक महंगी दवाई के लिए केमिस्ट के सामने गिड़गिड़ा रहा था और कैसे वो खाली हाथ एक हारे हुए इंसान की तरह लौट आया था। उसकी एक छोटी बेटी है भाई, रोहन ने धीरे से कहा, बहुत बीमार है। सुरेश का सारा पैसा उसके इलाज में जा रहा है। उसका गुस्सा तेरे लिए नहीं था, वो अपनी बेबसी पर, अपनी किस्मत पर गुस्सा था। यह सुनकर अर्जुन के दिल से सुरेश के लिए सारी कड़वाहट निकल गई। उसके अपमानजनक शब्द अब उसे चुभ नहीं रहे थे। उसे बस सुरेश का वो बेबस चेहरा दिख रहा था, एक ऐसे पिता का चेहरा जो अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसे अपनी खुद की बेबसी के दिन याद आ गए। केमिस्ट का एड्रेस क्या है? अर्जुन ने तुरंत पूछा। मैं जाकर उस सुरेश को। रोहन ने सोचा अर्जुन बदला लेने की बात कर रहा है। नहीं रोहन, अर्जुन ने उसे रोका। हम सुरेश को नीचा नहीं दिखाएंगे, हम उसकी मदद करेंगे, लेकिन इस तरह कि उसकी इज्जत पर आंच न आए। उसने रोहन को प्लान समझाया। तुम अभी उस मेडिकल स्टोर पर जाओ, सुरेश का पिछला सारा उधार चुकता कर दो और अगले 6 महीने की दवाइयों का एडवांस पेमेंट भी कर दो। लेकिन सुरेश को पता चल जाएगा कि केमिस्ट से कहना कि वो सुरेश को फोन करके बताए कि फैक्ट्री के नए मैनेजमेंट ने एक इमरजेंसी मेडिकल फंड शुरू किया है और उसकी बेटी का सारा खर्चा उस फंड से कवर हो गया है। उसे मेरा नाम मत बताना। उसे लगना चाहिए कि यह फैक्ट्री की एक नई पॉलिसी है, कोई एहसान नहीं। रोहन अपने दोस्त की सोच को देखकर दंग रह गया। अर्जुन सिर्फ एक अच्छा इंसान नहीं, वो लोगों की इज्जत करना भी जानता था। दूसरी तरफ सुरेश अपने छोटे से घर में बैठा था। उसकी बेटी प्रिया खाट पर लेटी हल्के बुखार में तप रही थी। उसकी पत्नी उसके माथे पर पट्टियां रख रही थी। घर में एक ऐसी खामोशी थी जो बेबसी से पैदा होती है। सुरेश को खुद से नफरत हो रही थी। उसने सोचा, मैं कैसा बाप हूं जो अपनी बेटी के लिए दवाई भी नहीं ला सकता। उसे अर्जुन पर चिल्लाने का भी अफसोस हो रहा था। वो जानता था कि गलती उस नए लड़के की नहीं थी। तभी उसके फोन की घंटी बजी। वो केमिस्ट था। सुरेश का दिल बैठ गया। उसे लगा वो पिछले पैसों के लिए फोन कर रहा है। हाँ भाई साहब, उसने थकी हुई आवाज में कहा। मुबारक हो सुरेश जी, आपकी बेटी की सारी दवाइयों का इंतजाम हो गया है। क्या? लेकिन मेरे पास तो। अरे आपके फैक्ट्री के नए मालिक ने कमाल कर दिया है। उन्होंने सभी कर्मचारियों के लिए एक नया मेडिकल फंड शुरू किया है। आपका पिछला सारा उधार उस फंड से चुकता हो गया है और अगले 6 महीने का एडवांस भी आ गया है। आप आकर दवाइयां ले जाइए। सुरेश के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। उसके कानों को अपनी सुनी हुई बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। फैक्ट्री का नया मैनेजमेंट, नया मालिक। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा आया, अर्जुन शर्मा, गैरेज किड। उसने अर्जुन को यही कहा था और उसी गैरेज किड ने उसकी बेइज्जती के अगले ही दिन उसकी बेटी को एक नई जिंदगी दे दी थी। सुरेश के अंदर पश्चाताप का एक ऐसा समुद्र उमड़ा कि वो वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर हो पड़ा। वो एक इंसान नहीं, एक जानवर बन गया था और अर्जुन एक फरिश्ता था। अगली सुबह जब फैक्ट्री में काम शुरू होने वाला था तो माहौल बहुत तनावपूर्ण था। सभी मजदूर सुरेश और उसके साथियों की तरफ देख रहे थे कि आज वो क्या नया तमाशा करेंगे। तभी सुरेश धीरे धीरे चलते हुए अर्जुन के पास आया। उसके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं था, सिर्फ गहरा पश्चाताप और शर्मिंदगी थी। वहां सैकड़ों मजदूरों के सामने वो अचानक अर्जुन के पैरों पर गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए अर्जुन बाबू, वो सिसकते हुए बोला। मैं अंधा हो गया था। अपनी परेशानियों में मैं इंसान और जानवर का फर्क भूल गया था। अर्जुन ने झटके से उसे उठाने की कोशिश की। सुरेश, तुम ये क्या कर रहे हो? उठो। लेकिन सुरेश उठने को तैयार नहीं था। नहीं बाबूजी, जब तक आप माफ नहीं करेंगे मैं नहीं उठूंगा। आपने मेरी बेटी को नई जिंदगी दी है, आपने मेरी इज्जत रख ली और बदले में
मैंने आपको अपमान दिया। आज से ये सुरेश आपका गुलाम है। आप जो बोलेंगे, जैसे बोलेंगे, ये करेगा। ये मंजर देखकर वहां खड़े हर एक मजदूर की आंखें नम हो गईं। उनके नए मालिक का दिल कितना बड़ा था, यह आज सबने देख लिया था। अर्जुन ने जोर से सुरेश को कंधों से पकड़कर उठाया। गुलाम नहीं सुरेश, साथी, इस परिवार का हिस्सा। मैं जानता हूं कि तुम पर क्या बीत रही थी। असली गलती मेरी है कि मैं अपने ही परिवार के सदस्य का दुख नहीं समझ पाया। उसने फिर पूरी भीड़ की तरफ देखा। यह फैक्ट्री सिर्फ मेरी नहीं, हम सब की है, और एक परिवार तभी आगे बढ़ता है जब वो एक दूसरे का दुख दर्द बांटता है। उसने एक ऐलान किया, आज शाम काम के बाद हम सब यहीं इसी कंपाउंड में साथ बैठेंगे। कोई मालिक नहीं, कोई मजदूर नहीं, सिर्फ एक परिवार। मैं आप सबकी हर एक समस्या, हर एक तकलीफ, हर एक सुझाव को सुनना चाहता हूं, क्योंकि यह फैक्ट्री मशीनों से नहीं, आप सब से चलती है। उसके इस ऐलान ने वहां खड़े हर एक इंसान का दिल जीत लिया। आखिरी शक, आखिरी दीवार जो उसके और मजदूरों के बीच थी, आज उसके एक कदम ने हमेशा के लिए मिटा दी थी। उनके बीच अब विश्वास का एक अटूट रिश्ता बन चुका था। शाम ढली तो स्वदेशी टेक्सटाइल्स का कंपाउंड एक अलग ही रूप ले चुका था। मशीनों का शोर शांत हो चुका था और उसकी जगह एक धीमी, उम्मीद भरी खुसुर-फुसुर ने ले ली थी। सारे मजदूर वहां इकट्ठे थे। कोई कुर्सी नहीं थी, कोई मंच नहीं था। सब जमीन पर लकड़ी के क्रेट्स पर एक बड़े से गोल घेरे में बैठे थे, और उन्हीं के बीच, उन्हीं की तरह, एक क्रेट पर अर्जुन बैठा था। शुरुआत में एक अजीब सी खामोशी थी। मजदूरों को आदत नहीं थी कि कोई मालिक उनके साथ इस तरह जमीन पर बैठे और उनकी सुनने को तैयार हो। उनके लिए मालिक का मतलब था ऊंची आवाज, ऑर्डर और दूरी। अर्जुन ने इस खामोशी को महसूस किया। उसने मुस्कुराकर कहा, लगता है आप सब मुझसे डर रहे हैं। उसकी इस बात पर कुछ लोग धीरे से हंस पड़े। माहौल थोड़ा हल्का हुआ। डरिए मत, अर्जुन ने कहा, मैं यहां आपको कोई भाषण देने नहीं आया हूं, मैं बस सुनने आया हूं। आप सब इस फैक्ट्री की आत्मा हैं। आप मुझसे बेहतर इसकी तकलीफों को जानते हैं। बताइए मुझे, हमें इस घर को ठीक करने के लिए सबसे पहले कहां से शुरुआत करनी चाहिए? उसका यह साफ सीधा सवाल और घर शब्द का इस्तेमाल जैसे लोगों के दिल में उतर गया। बुजुर्ग फोरमैन तिवारी जी ने हिचकिचाते हुए शुरुआत की। अर्जुन बाबू, सबसे बड़ी समस्या तो सुरक्षा की है। पिछले 5 साल में विक्रम साहब के नीचे यहां 3 बड़े हादसे हुए हैं। बिजली की तारें इतनी पुरानी और खुली हुई हैं कि बारिश में दीवारों में करंट आ जाता है। हमारे पास ढंग के सेफ्टी बूट्स या ग्लव्स तक नहीं है। अर्जुन ने इसे सुना ही नहीं, उसने इसे अपने दिमाग में लिख लिया। उसने तुरंत सुरेश की तरफ देखा, वही फोरमैन जो कल तक उसके खिलाफ था। सुरेश जी, आप और तिवारी जी मिलकर एक सेफ्टी कमेटी बनाइए। मुझे अगले 2 दिन में एक पूरी लिस्ट चाहिए कि हमें क्या क्या बदलना है, क्या क्या नया लाना है। बजट की चिंता मत करना, बस सुरक्षा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सुरेश, जिसे अचानक इतनी बड़ी जिम्मेदारी और इज्जत मिली, वो हैरानी से अर्जुन को देखता रह गया। उसने गर्व से सर हिलाया। अब जैसे एक बांध टूट गया हो, बाकी मजदूर भी अपनी अपनी समस्याएं बताने लगे। एक जवान लड़के ने कहा, बाबूजी, हमारे औजार इतने पुराने हैं कि आधे तो ठीक से काम ही नहीं करते। इससे काम भी धीमा होता है और कपड़े की क्वालिटी भी खराब होती है। ठीक है। राज अपने इंजीनियर की तरफ देखा। राज, तुम इन सभी जवान कारीगरों के साथ मिलो, एक नई जरूरी टूल्स की लिस्ट बनाओ। हम सबसे बेहतरीन औजार लाएंगे। एक औरत जो फैक्ट्री के पास बने वर्कर्स क्वार्टर्स में रहती थी, खड़ी हुई। साहब, क्वार्टरों की हालत बहुत खराब है। साफ सफाई नहीं होती, पानी की बहुत कमी है। हमारी बेटियां वहां सुरक्षित महसूस नहीं करती। अर्जुन के चेहरे पर एक सख्ती आ गई। पूजा, उसने कम्युनिटी वर्कर पूजा की तरफ देखा। यह आपकी जिम्मेदारी है। एक कमेटी बनाइए, खासकर औरतों की। जो भी जरूरतें हैं, अलग बाथरूम, साफ पानी, सिक्योरिटी गार्ड, मुझे उसकी रिपोर्ट दीजिए। हमारे परिवार की औरतें और बच्चे इज्जत और सुरक्षा के साथ रहेंगे। वो हर एक समस्या को सुन रहा था, हर एक सुझाव को लिख रहा था, लेकिन वो सिर्फ सुन नहीं रहा था, वो हर एक समस्या के समाधान में उन्हीं लोगों को शामिल कर रहा था। वो उन्हें पावर दे रहा था, जिम्मेदारी दे रहा था। वो उन्हें एहसास दिला रहा था कि वो सिर्फ मजदूर नहीं, इस बदलाव के जरूरी हिस्से हैं। नैरेटर की आवाज आती है। ये अर्जुन की लीडरशिप का अनोखा तरीका था। वो बॉस नहीं बन रहा था, वो एक नेता बन रहा था। बॉस हुक्म देता है, नेता रास्ता दिखाता है। उस शाम उस फैक्ट्री के कंपाउंड में अर्जुन ने हुकूमत नहीं की, उसने लोगों के दिलों में विश्वास के बीज बोए। ऐसे बीज जो आगे चलकर एक ऐसी फसल बनने वाले थे जिसे विक्रम जैसा कोई तूफान उखाड़ नहीं सकता था। मीटिंग जब खत्म हुई
तो वहां का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। हर मजदूर के चेहरे पर एक नई शक्ति और जोश था। उन्हें पहली बार लगा था कि उनकी आवाज की कोई कीमत है। अर्जुन और रोहन जब उस रात वहां से निकल रहे थे तो अर्जुन के दिल में एक गहरा सुकून था। देखा भाई, रोहन ने मुस्कुराकर कहा, यह है असली जीत। हाँ, यह है असली विरासत। वो अपनी गाड़ी में बैठे ही थे कि अर्जुन का फोन बजा। स्क्रीन पर ओबेरॉय जी का नाम फ्लैश हो रहा था। उसने फोन उठाया। हाँ ओबेरॉय जी, मीटिंग बहुत अच्छी रही। बधाई हो अर्जुन, लेकिन एक बहुत बुरी खबर है। अर्जुन का दिल बैठ गया। क्या हुआ? ब्रिजेश अग्रवाल ने अपनी अगली चाल चल दी है। क्या किया उसने? हमने जिन छोटे लोकल किसानों और सप्लायर्स को इतनी मेहनत से जोड़ा था, अग्रवाल ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया है। वो उनकी जमीनें खरीदने की कोशिश कर रहा है, उनके छोटे बिजनेसेस को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है। वो सिर्फ हमारी सप्लाई को नहीं काट रहा है, वो हमारे सप्लायर्स को ही इस मार्केट से मिटाने की कोशिश कर रहा है। अर्जुन के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। ये एक बहुत ही क्रूर और बेरहम हमला था। विक्रम ने उसे फंसाया था, अग्रवाल ने उसकी सप्लाई लाइन काटी थी, लेकिन अब वो लोग उन मासूम गरीब किसानों को बर्बाद कर रहे थे जिन्होंने अर्जुन पर विश्वास किया था। अर्जुन की जीत की खुशी एक पल में एक भयानक गुस्से और बेबसी में बदल गई। ओबेरॉय की आवाज में छिपी चेतावनी अर्जुन के दिमाग में एक अलार्म की तरह बज रही थी। ब्रिजेश अग्रवाल अब सिर्फ एक दुश्मन नहीं था, वो एक शिकारी बन चुका था जो अर्जुन के साथ जुड़े हर कमजोर इंसान का शिकार कर रहा था। ये लड़ाई अब सिर्फ बिजनेस की नहीं बल्कि उसूलों की बन चुकी थी। अगली सुबह फैक्ट्री का माहौल बहुत ही उदास था। मजदूरों तक भी ये खबर पहुंच चुकी थी कि उनकी सप्लाई लाइन खतरे में है। उनके चेहरे पर वही पुरानी बेबसी लौट रही थी। तभी कम्युनिटी वर्कर पूजा अपने साथ गांव के कुछ डरे सहमे किसानों को लेकर अर्जुन के पास आई। अर्जुन बाबू, आपको ही कुछ करना होगा, एक बुजुर्ग किसान ने हाथ जोड़ते हुए कहा। अग्रवाल सेठ के आदमी हमें धमकी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमने आपको कपास बेची तो वो हमारी जमीनें हमसे छीन लेंगे। वो हमें एक मुश्त पैसा देकर हमारे सौदे खरीदना चाहते हैं। अगर हमने मना किया तो वो हमें बर्बाद कर देंगे। पूजा ने आगे बताया। कुछ किसान डर के मारे उनकी बात मानने को तैयार हो गए हैं। अर्जुन, हमारा पूरा नेटवर्क टूट रहा है। अर्जुन ने उन किसानों की आंखों में वही डर देखा जो उसने सुरेश की आंखों में देखा था। उसको एहसास हुआ कि वो अग्रवाल से पैसों की लड़ाई नहीं लड़ सकता। उसे एक ऐसा जवाब देना होगा जिसका तोड़ अग्रवाल के पास ना हो। उसने तुरंत फैक्ट्री के सभी मजदूरों और उन किसानों की एक साथ कंपाउंड में एक मीटिंग बुलाई। माहौल बहुत गंभीर था। सबके चेहरों पर भविष्य की चिंता साफ दिख रही थी। अर्जुन सबके सामने खड़ा हुआ। मैं जानता हूं आप सब डरे हुए हैं, उसने शुरुआत की, और आपका डर जायज है। ब्रिजेश अग्रवाल एक बहुत ताकतवर आदमी है। मैं उससे पैसों की लड़ाई में नहीं हरा सकता, ये सच है। एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। लोगों को लगा कि अर्जुन हार मान रहा है, लेकिन अर्जुन ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, हर जंग सिर्फ पैसों से नहीं जीती जाती। कुछ जंग दिल से, विश्वास से और एकता से जीती जाती हैं। उसने किसानों की तरफ देखा। अग्रवाल आपको क्या दे रहा है? आपकी जमीन के बदले एक बार का पैसा, ताकि आप आज तो अमीर हो जाएं, लेकिन कल फिर से किसी के दरवाजे पर नौकरी मांगने के लिए मजबूर हो जाएं। वो आपको एक सौदा दे रहा है। फिर वो पूरी भीड़ की तरफ मुड़ा। और मैं आप सबको एक परिवार का हिस्सा बनाने का प्रस्ताव दे रहा हूं। लोग समझ नहीं पाए। मैंने कुछ दिन पहले अपने मजदूर भाइयों से एक वादा किया था कि इस फैक्ट्री के मुनाफे का 20% उन सब में बराबर बांटा जाएगा। आज मैं उस वादे को और आगे बढ़ा रहा हूं। उसने किसानों की तरफ देखा। आज से आप सिर्फ हमारे सप्लायर नहीं, हमारे पार्टनर होंगे। आप हमें जो कपास देंगे, हम उसकी आपको पूरी ईमानदार की कीमत देंगे। लेकिन उसके अलावा फैक्ट्री के उस 20% मुनाफे में आप सभी किसान भी बराबर के हिस्सेदार होंगे। ये एक ऐसा आइडिया था जो किसी ने कभी सुना भी नहीं था। एक मालिक अपने सप्लायर्स को अपने मुनाफे में हिस्सेदारी दे रहा था। ये बिजनेस नहीं था, ये एक क्रांति थी। जब ये फैक्ट्री तरक्की करेगी तो सिर्फ मैं नहीं, हमारे मजदूर ही नहीं, बल्कि आप सब किसान भी तरक्की करेंगे। इसके अलावा आप सबके बच्चों को हमारी यूथ वर्कशॉप में मुफ्त ट्रेनिंग मिलेगी और आपके परिवारों का हमारे फैक्ट्री हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज होगा। उसने आखिरी बात कही। अग्रवाल आपको एक बार की कीमत दे रहा है, मैं आपको एक बेहतर भविष्य दे रहा हूं। अब फैसला आपका है। अर्जुन की इस बात ने, उसके इस अनोखे प्रस्ताव ने वहां खड़े हर इंसान के दिल को छू लिया। यह सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं थी, ये एक नए समाज, एक नए परिवार का निर्माण था।
इससे पहले कि किसान कुछ कहते, फोरमैन तिवारी जी खड़े हुए। मैं इस लड़के के लिए अपनी जान दे सकता हूं, उन्होंने किसानों से कहा। इसने हमारी इज्जत और हमारा हक लौटाया है। राजेंद्र बाबू के बाद अगर कोई हमारा अपना है तो वो ये है। सुरेश, जिसे अभी अभी अर्जुन ने बचाया था, वो भी खड़ा हुआ। भाइयों, इस इंसान पर विश्वास करो, ये हमें कभी धोखा नहीं देगा। आओ हम सब मिलकर एक नया इतिहास बनाएं। मजदूरों का ये विश्वास देखकर किसानों की आंखों में भी एक नई हिम्मत आ गई। बुजुर्ग किसान, जिसने सबसे पहले अपनी समस्या बताई थी, वो आगे बढ़ा और उसने अर्जुन के सामने हाथ जोड़ दिए। आप मालिक नहीं, हमारे अन्नदाता हैं बाबूजी। हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हम मिट्टी से सोना उगा कर देंगे आपको, लेकिन उस बेईमान अग्रवाल को एक दाना नहीं बेचेंगे। अगले ही पल पूरा कंपाउंड अर्जुन बाबू जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। मजदूर और किसान अब एक हो चुके थे। अर्जुन ने अग्रवाल की पैसों की ताकत को एकता और विश्वास की ताकत से हरा दिया। ये खबर जब अग्रवाल मैंशन पहुंची तो ब्रिजेश अग्रवाल अपने आलीशान कमरे में आग बबूला हो गया। उसका बेटा अमन डरा हुआ खड़ा था। पापा, वो किसान नहीं मान रहे, वो सब उस अर्जुन शर्मा के साथ मिल गए हैं। अर्जुन ने उन्हें फैक्ट्री के प्रॉफिट में हिस्सा ऑफर कर दिया है। वो उसे भगवान की तरह पूज रहे हैं। ब्रिजेश अग्रवाल ने गुस्से में मेज पर रखा एक महंगा वास उठाकर जमीन पर पटक दिया। पार्टनर? उस गैरेज वाले लड़के ने उन्हें पार्टनर बनाकर मुझे हरा दिया। वो अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसको हमेशा से पैसों की ताकत पर गुरूर था और आज उसके गुरूर को एक आइडिया ने तोड़ दिया। उसका चेहरा गुस्से से लाल था, लेकिन उसकी आंखों में अब एक नई और भी ज्यादा घिनौनी चाल ने जन्म ले लिया था। ठीक है, उसने अपने बेटे से कहा। उसकी आवाज ठंडी थी। अगर वो पार्टनर बनाकर जीत रहा है तो हम उसके पार्टनर्स को ही तोड़ देंगे। कैसे पापा? ब्रिजेश अग्रवाल मुस्कुराया। हर परिवार में, हर कम्युनिटी में कोई ना कोई एक कमजोर कड़ी, एक गद्दार जरूर होता है अमन। अब हम उस गद्दार को ढूंढेंगे। अर्जुन की अनोखी कम्युनिटी पार्टनरशिप वाली चाल ने ब्रिजेश अग्रवाल के शतरंज की बिसात ही उलट दी थी। जहां पैसों की ताकत हार गई थी, वहां विश्वास और एकता की जीत हुई थी। इस जीत का असर स्वदेशी टेक्सटाइल्स की दीवारों के अंदर साफ दिख रहा था। फैक्ट्री अब धीरे धीरे लेकिन अटल रूप से जिंदा हो रही थी। सुबह जब होती तो गेट पर सिर्फ मजदूरों की भीड़ नहीं होती थी, बल्कि आसपास के गांव से आए किसान भी होते थे, जो अपनी बैलगाड़ियों और ट्रैक्टरों में कपास लेकर आते थे। उनके चेहरों पर अब बेबसी नहीं, बल्कि एक गर्व होता था, जैसे वो सिर्फ माल नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए उम्मीद लेकर आए हों। फैक्ट्री के अंदर माहौल एकदम बदल चुका था। राज की देखरेख में पुरानी मशीनों की मरम्मत का काम तेजी से चल रहा था। हर हफ्ते एक नई मशीन की घर घर की आवाज उस माहौल में एक नया संगीत जोड़ देती। मजदूर अब सिर्फ सैलरी के लिए काम नहीं कर रहे थे। अर्जुन के प्रॉफिट शेयरिंग के वादे ने उन्हें अब एक हिस्सेदार बना दिया था। वो हर थान कपड़े को ऐसे तैयार कर रहे थे जैसे वो उनकी अपनी दुकान के लिए हो। क्वालिटी बेहतरीन थी। पूजा ने भी अपना काम शुरू कर दिया था। उसने मजदूरों के परिवारों के साथ मिलकर वर्कर क्वार्टर्स का नक्शा ही बदल दिया था। एक छोटा सा कम्युनिटी किचन शुरू हो गया था और फैक्ट्री के एक खाली कमरे को एक क्रैश यानी पालना घर में बदल दिया गया था, जहां काम करने वाली औरतें अपने छोटे बच्चों को सुरक्षित छोड़ सकती थीं। अर्जुन इस सब के बीच में एक धुरी की तरह था। वो सुबह किसानों के साथ कपास की क्वालिटी चेक करता, दिन में राज के साथ मशीनों पर हाथ काले करता और शाम को पूजा के साथ कम्युनिटी के प्रोजेक्ट पर बात करता। वो एक ऐसा लीडर था जो एसी कैबिन में नहीं, अपने लोगों के बीच जमीन पर रहता था। धीरे धीरे उनकी इस मेहनत का फल भी मिलने लगा। ओबेरॉय ने उनके पहले बैच के कपड़े के सैंपल्स शहर की कुछ गारमेंट कंपनीज को भेजे। ज्यादातर ने तो एक नई कंपनी से माल लेने में दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन एक कंपनी ईथॉस अपैरल्स, जो अपने एथिकल और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के लिए जानी जाती थी, उनके काम से बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने न सिर्फ अर्जुन के कपड़े की क्वालिटी की तारीफ की, बल्कि उनके इस कम्युनिटी ड्रिवन मॉडल को भी बहुत सराहा और उन्होंने स्वदेशी टेक्सटाइल्स को उनका पहला बड़ा ऑर्डर दे दिया, 5000 मीटर हाई क्वालिटी कॉटन फैब्रिक। ये खबर जब फैक्ट्री में पहुंची तो वहां दिवाली जैसा माहौल हो गया। मजदूरों ने अर्जुन को फूलों से लाद दिया। ये उनकी पहली कमाई थी, उनकी एकजुटता की पहली जीत। लेकिन जब एक तरफ उम्मीद के दीपक जल रहे थे तो दूसरी तरफ नफरत का अंधेरा और गहरा हो रहा था। अग्रवाल मेंशन में अमन ने अपने बाप को खबर दी, पापा,
वो पागल लड़का सच में फैक्ट्री चला रहा है। उसे ईथॉस अपैरल से एक बड़ा ऑर्डर भी मिल गया है। ब्रिजेश अग्रवाल की आंखों में एक ठंडी आग जल उठी। मैंने कहा था ना, उसकी कम्युनिटी में एक गद्दार ढूंढो, कोई तो होगा जो अपना जमीर बेच देगा। अमन ने सर हिलाया और एक नए घिनौने मिशन पर निकल पड़ा। विक्रम को भी यह खबर मिल चुकी थी। वो अपने ऑफिस में बैठा अपने सामने बिजनेस रिपोर्ट देख रहा था। उसमें स्वदेशी टेक्सटाइल्स के इस चमत्कारी टर्न अराउंड पर एक छोटा सा आर्टिकल था। जिस फैक्ट्री को उसने मुर्दा समझकर छोड़ दिया था, अर्जुन उसमें जान फूंक रहा था। यह उसके लिए एक और बेइज्जती थी। उसे लग रहा था जैसे अर्जुन उसकी हर हार को उसकी नाक के नीचे एक जीत में बदल रहा है। रात हो चुकी थी। फैक्ट्री में अर्जुन अकेला खड़ा था। उसके सामने कपड़े के सैकड़ों थान रखे हुए थे। यह उनका पहला ऑर्डर था जो अगले दिन सुबह डिस्पैच होने के लिए तैयार था। उसने आगे बढ़कर उस नए ताजे बने कपड़े को छुआ। उसे उसमें अपने मजदूरों का पसीना, किसानों की मेहनत और अपने पिता का एक अधूरा सपना महसूस हुआ। एक गहरा सुकून उसके दिल में उतर गया। इतने तूफानों के बाद आज पहली बार उसे लगा कि वो सच में कुछ बना रहा है, कुछ ऐसा जो हमेशा के लिए रहेगा। लेकिन तभी उसके दिमाग में वो ब्राउन लिफाफा और उसके अंदर की तस्वीरें कौंध गईं। रिया। उसका चेहरा आते ही ये सुकून एक अजीब सी तलखी में बदल गया। उसने सोचा, क्या फायदा ऐसी जीत का जब आप विश्वास करने के लिए किसी पर विश्वास ही ना कर सकें। उसकी ये अजीब सी तन्हाई उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। फैक्ट्री के कंपाउंड में एक ट्रक खड़ा था। उसमें उनका पहला ऑर्डर, वो 5000 मीटर कपड़ा लोड किया जा चुका था। तिवारी जी और बाकी मजदूर उस ट्रक को ऐसे देख रहे थे जैसे वो उनकी मेहनत का चलता फिरता सबूत हो। सुबह ये ट्रक निकलेगा अर्जुन बाबू, तिवारी जी ने गर्व से कहा, और पूरे शहर को पता चल जाएगा कि स्वदेशी टेक्सटाइल सिर्फ जिंदा नहीं हुई है, वो वापस आ गई है अपनी पूरी शान के साथ। अर्जुन ने उस ट्रक की तरफ देखा। वो सिर्फ एक ट्रक नहीं था, वो उनकी उम्मीदों का, उनके भविष्य का प्रतीक था। वो उनकी जीत का परचम था। वो सब खुश थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि अंधेरे में उनके दुश्मन जाग रहे थे और उनकी इस जीत के परचम को सुबह होने से पहले ही जलाकर राख कर देने की साजिश रची जा चुकी थी। सुबह की पहली किरण के साथ स्वदेशी टेक्सटाइल्स के कंपाउंड में एक जश्न का माहौल था। सारे मजदूर, किसान, राज, पूजा सब इकट्ठे थे। बीच में फूलों से सजा हुआ एक ट्रक खड़ा था। ये उनकी पहली कमाई, उनकी पहली जीत का प्रतीक था। तिवारी जी ने ट्रक के सामने एक नारियल फोड़ा। सबने तालियां बजाईं। अर्जुन ने ड्राइवर के कंधे पर हाथ रखा। संभल कर जाना रामलाल काका, ये सिर्फ कपड़ा नहीं, हम सबकी इज्जत है। आप चिंता ना करें अर्जुन बाबू, रामलाल ने गर्व से कहा। इज्जत को सलामत पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। अर्जुन ने हरी झंडी दिखाई और ट्रक धीरे धीरे फैक्ट्री के गेट से बाहर निकल गया। सब लोग उसे जाते हुए देखते रहे। उनकी आंखों में एक नए, बेहतर कल के सपने थे। ट्रक शहर के हाईवे पर तेजी से दौड़ रहा था। रामलाल पुराने फिल्मी गाने गुनगुना रहा था। तभी एक काले रंग की बिना नंबर प्लेट वाली एसयूवी ने उसे ओवरटेक करके अचानक उसके आगे आकर ब्रेक लगा दी। रामलाल को जबरदस्ती ट्रक रोकना पड़ा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एसयूवी से 4 नकाबपोश आदमी उतरे। उनके हाथों में हॉकी स्टिक्स थीं। उन्होंने आते ही ट्रक के केबिन का शीशा तोड़ दिया। एक ने रामलाल को बाहर खींचा और उसके सर पर वार किया। रामलाल बेहोश होकर गिर पड़ा। दूसरे आदमियों ने ट्रक के अंदर से सारे कपड़े के थान निकालकर सड़क पर फेंकना शुरू कर दिया। एक आदमी ने एक बड़ा सा कैन निकाला और उन कपड़े के ढेर पर तेल छिड़कने लगा। उनकी हर हरकत में एक प्रोफेशनल बेरहमी थी। यह चोरी नहीं थी, यह तबाही थी। जब सारा कपड़ा तेल से भीग गया तो एक आदमी ने अपनी जेब से लाइटर निकाला। उसने एक पल के लिए उस ढेर को देखा और फिर लाइटर जलाकर उस पर फेंक दिया। आग ने एक पल में भयानक रूप ले लिया। मजदूरों की मेहनत, अर्जुन की उम्मीद, सब कुछ उन ऊंची उठती लपटों में जलकर राख हो रहा था। वो चारों वापस अपनी गाड़ी में बैठे और वहां से गायब हो गए, अपने पीछे सिर्फ धुआं और बर्बादी छोड़कर। फैक्ट्री में अर्जुन सबके साथ अगले प्रोडक्शन की प्लानिंग कर रहा था। तभी उसके फोन की घंटी बजी। पुलिस स्टेशन से फोन था। हेलो मिस्टर अर्जुन शर्मा? जी बोल रहा हूं।
आपका एक ट्रक जो स्वदेशी टेक्सटाइल से निकला था, उसमें आग लग गई है, हाईवे नंबर 4 पर। अर्जुन के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। उसके कानों में इंस्पेक्टर के शब्द गूंज रहे थे। आग लग गई? ये कैसे हो सकता है? उसने रोहन की तरफ देखा और उसके चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर रोहन सब समझ गया। दोनों तेजी से गाड़ी में बैठे और उस जगह की तरफ निकल पड़े। ये खबर फैक्ट्री में फैली तो वहां मातम छा गया। सबकी खुशी एक पल में एक गहरे दुख में बदल गई। जब अर्जुन और रोहन वहां पहुंचे तो मंजर उनकी सोच से भी ज्यादा भयानक था। ट्रक अब भी धीरे धीरे सुलग रहा था। फायर ब्रिगेड आग बुझा चुकी थी, लेकिन अब वहां सिर्फ एक जला हुआ काला ढांचा खड़ा था। सड़क पर उनके बेहतरीन कपड़े के थान अब जली हुई काली राख के ढेर में बदल चुके थे। हवा में अब भी जलने की तीखी गंध थी। अर्जुन गाड़ी से उतरा। उसके कदम जैसे जमीन में धंस गए थे। उसने अपनी आंखों से अपनी पहली जीत को राख बनते हुए देखा। रोहन ने पास खड़े पुलिस वाले से गुस्से से कहा, यह एक्सीडेंट नहीं है, यह जानबूझकर किया गया है। पुलिस वाला जो साफ साफ विक्रम के प्रभाव में था, उसने लापरवाही से, देखिए, शॉर्ट सर्किट से अक्सर ट्रकों में आग लग जाती है, हम जांच कर रहे हैं। उसकी बातों में मामले को दफन करने की साफ कोशिश थी। उसी वक्त विक्रम शर्मा अपने आलीशान ऑफिस में बैठा अपने फोन पर आयुष जले हुए ट्रक की तस्वीर देख रहा था। उसके चेहरे पर एक ऐसी गहरी शैतानी संतुष्टि थी जो उसे पिछली किसी भी जीत में नहीं मिली थी। उसने फोन उठाया और ईथोस अपैरल्स के मालिक को फोन किया। मैताली, विक्रम बोल रहा हूं। मैंने अभी अभी बहुत ही दुखद खबर सुनी। आपका कंसाइनमेंट जल गया। मैंने पहले ही आपसे कहा था, वो नया लड़का अभी अनुभवी नहीं है। इतना बड़ा ऑर्डर संभालना उसके बस की बात नहीं। देखिए, आपका नुकसान हुआ है, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। उसने अर्जुन के जख्मों पर नमक छिड़कना शुरू कर दिया था। फैक्ट्री में मजदूरों का विश्वास फिर से टूट रहा था। सुरेश और उसके साथी, जिन्हें अर्जुन ने इतनी मुश्किल से जीता था, अब फिर से डरने लगे थे। हमने कहा था, उस लड़के के साथ रहना खतरे से खाली नहीं है। उसके दुश्मन बहुत ताकतवर हैं, वो हमें भी बर्बाद कर देंगे। जब अर्जुन वापस लौटा तो उसके सामने एक टूटी हुई, डरी हुई सेना खड़ी थी। सबकी नजरें उस पर थीं। वो इंतजार कर रहे थे कि वो क्या कहेगा। वो इंतजार कर रहे थे कि वो टूट जाएगा, हार मान लेगा। अर्जुन उस जले हुए ट्रक की जगह से लौटा था। उसके कपड़ों से अब भी धुएं की गंध आ रही थी। वो चुपचाप शांति से सबके सामने खड़ा रहा। उसने एक लंबा वक्त लिया। उसकी आंखें उस राख के ढेर को देख रही थीं जो कभी उनकी उम्मीद थी। फिर उसने अपनी नजरें उठाईं और रोहन की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अब दुख नहीं था, बेबसी नहीं थी। उसकी आंखों में एक ऐसी ठंडी बेरहम आग जल रही थी जो रोहन ने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने बहुत ही धीमी लेकिन एकदम साफ आवाज में कहा, जो सिर्फ रोहन सुन सकता था। विक्रम ने सोचा उसने मेरा कपड़ा जलाया है, रोहन। वो रुका और उसकी आवाज अब और भी खतरनाक हो गई। लेकिन उसने आग लगाई है, एक ऐसी आग जो अब उसके पूरे साम्राज्य को जलाकर राख कर देगी। उसने अपनी नजरें शहर की ऊंची इमारतों की तरफ उठाईं, जहां विक्रम का महल था। अब मैं उसे बताऊंगा कि असली तबाही क्या होती है। अर्जुन की आंखों में जलती वो आग सिर्फ गुस्से की नहीं थी, वो एक नए युद्ध की ज्वाला थी। वो अब तक बचाव कर रहा था, लेकिन विक्रम के उस हमले ने, उस राख के ढेर ने अर्जुन के अंदर के योद्धा को पूरी तरह से जगा दिया था। सेफ हाउस में माहौल बहुत गंभीर था। रोहन के हाथ पर पट्टी बंधी थी और अर्जुन चुपचाप बैठा उस जले हुए कपड़े के एक छोटे से काले टुकड़े को देख रहा था जो वो वहां से उठा लाया था। अब हम क्या करेंगे भाई? रोहन ने आखिरकार खामोशी तोड़ी। हमारा पहला ऑर्डर तबाह हो गया, हमारी साख मिट्टी में मिल गई। नहीं, अर्जुन ने अपना सर उठाते हुए कहा। उसकी आवाज बिल्कुल शांत थी। साख इनके मिट्टी में मिलेगी। अब तक हम सिर्फ अपने घर को बचा रहे थे, अब हम इनके घर में घुसेंगे। ओबेरॉय, जो अब तक चुप थे, उन्होंने पूछा, क्या प्लान है अर्जुन? अब तक हमारा निशाना विक्रम था, लेकिन इस हमले के पीछे अग्रवाल का भी हाथ हो सकता है। वो दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। विक्रम एक सांप है, लेकिन अग्रवाल वो मगरमच्छ है जो चुपचाप पानी में बैठा रहता है। विक्रम हमले की उम्मीद कर रहा होगा, लेकिन अग्रवाल, वो अभी भी खुद को महफूज समझ रहा है। हमारा पहला वार ब्रिजेश अग्रवाल पर होगा। ये एक ऐसी चाल थी जिसकी उम्मीद न रोहन को थी, न ओबेरॉय को। ये एक
अनोखी लेकिन बहुत ही शातिर स्ट्रैटेजी थी। हम उनसे पैसों से नहीं लड़ सकते, अर्जुन ने आगे समझाया। हमें उनकी उस जगह पर चोट करनी होगी जहां वो सबसे कमजोर हैं, उनकी इज्जत, उनकी इंटरनेशनल रेपुटेशन। अर्जुन का दिमाग अब एक जनरल की तरह चल रहा था। अगले कुछ घंटे वो तीनों एक नई आक्रामक योजना बनाने में लग गए। सबसे पहला काम था जानकारी इकट्ठा करना। अर्जुन ने रोहन को बुलाया। रोहन, मुझे ब्रिजेश अग्रवाल के सबसे बड़े इंटरनेशनल क्लाइंट्स की लिस्ट चाहिए, यूरोप और अमेरिका के वो बड़े ब्रांड्स जो उसे करोड़ों का माल खरीदते हैं। फिर उसने अपने एंजल्स को काम पर लगाया। लक्ष्मी चाची, आपके पास जो दूसरी फैक्ट्रीज के मजदूर आते हैं, उनसे अग्रवाल टेक्सटाइल्स के अंदर के हालात के बारे में पता कीजिए। वहां के मजदूरों को आखिरी बोनस कब मिला था? क्या उन्हें सुरक्षा दी जाती है? पूजा को उन सभी किसानों से मिलने के लिए कहा गया जिन्हें अग्रवाल ने धमकाया था। मुझे उन सब के साइन किए हुए बयान चाहिए पूजा, एक एक डिटेल के साथ, कि उन्हें कैसे डराया गया, कैसे उनकी जमीन छीनने की कोशिश की गई। अगले 2 दिनों में अर्जुन के पास जानकारी का एक पूरा भंडार इकट्ठा हो गया। उसके एंजल्स ने उसे बताया कि अग्रवाल की फैक्ट्री में मजदूरों की हालत बहुत खराब थी। रोहन ने उसके टॉप 5 इंटरनेशनल क्लाइंट्स की पूरी लिस्ट निकाल ली थी और पूजा किसानों के दर्द भरे बयान लेकर आई थी। अब बारी थी ओबरॉय की। उन्होंने इन सारी जानकारियों को, इन सभी सबूतों को एक बहुत ही प्रोफेशनल डॉजियर में तब्दील कर दिया। इस डॉजियर में था किसानों के शपथ पत्र जो अग्रवाल की गुंडागर्दी की कहानी कहते थे, अग्रवाल की फैक्ट्री के खिलाफ पुराने दबाए गए लेबर कोर्ट के केसेस के सबूत, और सबसे आखिर में स्वदेशी टेक्सटाइल्स के नए कम्युनिटी पार्टनरशिप मॉडल का एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन जो अग्रवाल के शोषण वाले मॉडल के बिल्कुल विपरीत था। इस डॉजियर में उन्होंने कहीं भी ट्रक जलने की घटना का सीधा इल्जाम नहीं लगाया था। उन्होंने बस एक इशारा छोड़ा था। ऐसे बेरहम तरीके इस्तेमाल करने वाले अपने दुश्मनों को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब इसका क्या करना है अर्जुन? रोहन ने पूछा। इसे हम मीडिया को नहीं देंगे, इसे हम सीधे वहां भेजेंगे जहां सबसे ज्यादा चोट लगेगी। ओबरॉय ने अपने इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके बहुत ही गुप्त तरीके से वो डॉजियर उन तीनों बड़े यूरोपियन फैशन ब्रांड्स के सीईओ और उनके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हेड्स को ईमेल कर दिया। ये एक ऐसी टारगेटेड मिसाइल थी जिसके बारे में अग्रवाल को अंदाजा भी नहीं था। उन्होंने अपना वार कर दिया था। अब वो इंतजार कर रहे थे, एक बहुत ही बेचैन, तनावपूर्ण इंतजार। 2 दिन बीत गए, कोई खबर नहीं आई। रोहन बेचैन होने लगा। कहीं प्लान फेल तो नहीं हो गया भाई? सब्र रखो रोहन, लेकिन उसके दिल में भी एक अनजानी सी घबराहट थी। और फिर तीसरे दिन धमाका हुआ। ब्रिजेश अग्रवाल अपनी आलीशान ऑफिस में बैठा अपनी जीत का जश्न मना रहा था। उसने सोचा था कि ट्रक जलने के बाद अर्जुन अब टूट चुका होगा। तभी उसके प्राइवेट लाइन पर फोन बजा। स्क्रीन पर उसके सबसे बड़े यूरोपियन क्लाइंट मेजॉन लेक्लेयर के सीईओ मॉन्सियोर ड्यूबोइस का नाम चमक रहा था। हेलो पियर माय फ्रेंड, ब्रिजेश ने एक मीठी चापलूसी भरी आवाज में कहा। लेकिन दूसरी तरफ से जो आवाज आई वो दोस्ताना नहीं थी। वो बर्फ से भी ज्यादा ठंडी और गुस्से से भरी हुई थी। डोंट यू माय फ्रेंड मी मिस्टर अग्रवाल, ड्यूबोइस ने सख्ती से कहा। मुझे अभी अभी आपकी कंपनी के बारे में एक बहुत ही परेशान करने वाली रिपोर्ट मिली है। रिपोर्ट? कैसी रिपोर्ट? एक ऐसी रिपोर्ट जिसमें बताया गया है कि आप गरीब किसानों को डराते धमकाते हैं, उनकी जमीनें छीनते हैं। क्या यह सच है? नहीं नहीं, ये सब झूठ है। ये मेरे दुश्मनों की साजिश है। हमें साजिशों से मतलब नहीं है मिस्टर अग्रवाल, ड्यूबोइस ने ठंडे लहजे में कहा। मेजॉन लेक्लेयर एक एथिकल ब्रांड है। हम ऐसी किसी भी कंपनी के साथ काम नहीं कर सकते जिस पर इस तरह के घिनौने आरोप हों। हमारा अगला 100 करोड़ का ऑर्डर हम अगले नोटिस तक होल्ड पर रख रहे हैं, और अगर इस जांच में ये आरोप सच साबित हुए तो हम आपसे अपना कॉन्ट्रैक्ट हमेशा के लिए तोड़ देंगे। गुड बाय। फोन कट गया। ब्रिजेश अग्रवाल वहीं अपनी महंगी कुर्सी पर बुत बनकर बैठा रह गया। उसके हाथ में फोन था, लेकिन उसके कानों में सिर्फ एक ही शब्द गूंज रहा था, कॉन्ट्रैक्ट हमेशा के लिए तोड़ देंगे। अर्जुन ने सीधा हमला नहीं किया था। उसने अग्रवाल की बुनियाद पर, उसकी नींव पर वार किया था। उसके सबसे बड़े दुश्मन ने अपने ही खेल में पहली और सबसे करारी चोट खाई थी। ब्रिजेश अग्रवाल के साम्राज्य में अर्जुन का वार एक ऐसे तीर की तरह लगा था जो सीधे दिल में उतर गया हो। उसके यूरोपियन क्लाइंट द्वारा 100 करोड़ का ऑर्डर होल्ड पर रखना सिर्फ एक शुरुआत थी। जल्द ही उसके दूसरे इंटरनेशनल क्लाइंट्स ने भी उस गुमनाम डॉसियर पर सवाल उठाने शुरू कर दिए।
अग्रवाल, जो अब तक अर्जुन पर हमला कर रहा था, अब अचानक अपने ही घर में लगी आग को बुझाने में लग गया। उसने तुरंत अपने आदमियों को उन गांव से वापस बुला लिया। उसकी प्राथमिकता अब अर्जुन को बर्बाद करना नहीं, अपनी खुद की इज्जत और बिजनेस को बचाना था। उसके इस कदम से स्वदेशी टेक्सटाइल्स पर मंडरा रहा खतरा एक पल में ही टल गया। जिन किसानों पर दबाव बनाया जा रहा था, अब वो आजाद थे और उनकी वफादारी अर्जुन के लिए अब और भी 100 गुना बढ़ गई थी। उन्होंने देखा था कि अर्जुन ने उनके लिए एक ऐसे दुश्मन से टक्कर ली थी जिसके सामने खड़े होने की उनकी कभी हिम्मत ना होती। फैक्ट्री में जैसे ही ये खबर पहुंची, एक नई लहर दौड़ गई। अर्जुन ने अपने लोगों को दिखा दिया था कि वो ना सिर्फ उनके साथ खड़ा है, बल्कि उनके लिए लड़ भी सकता है। अब कोई रुकावट नहीं है। अर्जुन ने सभी मजदूरों को इकट्ठा करके ऐलान किया, हमें इथॉस अपैरल्स का ऑर्डर पूरा करना है और हमें यह साबित करना है कि हमारी हिम्मत को आग जला नहीं सकती। और फिर फैक्ट्री में वो हुआ जो पिछले 20 सालों में नहीं हुआ था। मजदूरों और किसानों ने एक परिवार की तरह दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। किसानों ने अपनी सबसे अच्छी कपास फैक्ट्री तक पहुंचाई। मजदूरों ने एक्स्ट्रा शिफ्ट्स में काम किया, बिना किसी शिकायत के। उनके अंदर अब सिर्फ सैलरी पाने की नहीं, बल्कि अपने दुश्मन को हराने की, अपनी इज्जत वापस पाने की आग थी। राज और उसकी टीम ने मशीनों को लगातार चालू रखा। पूजा ने कम्युनिटी किचन में देर रात तक काम करने वाले मजदूरों के लिए खाने का इंतजाम किया। रोहन ने पूरी सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक्स को अपनी निगरानी में ले लिया। और अर्जुन, वो उन सब के बीच एक सेनापति की तरह हर मोर्चे पर मौजूद था। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर उन्होंने वो कर दिखाया जो नामुमकिन लग रहा था। 5000 मीटर कपड़े का पूरा कंसाइनमेंट पहले से भी बेहतर क्वालिटी में तैयार था। इस बार अर्जुन ने कोई रिस्क नहीं लिया। उसने और रोहन ने खुद अपनी निजी निगरानी में ट्रक को इथॉस अपैरल्स के वेयरहाउस तक पहुंचवाया। इथॉस अपैरल्स के मालिक मिस्टर मेहता एक असूली इंसान थे। उन्होंने जब कपड़े की क्वालिटी देखी और अर्जुन की इस वापसी की कहानी सुनी तो वो बहुत प्रभावित हुए। यंग मैन, उन्होंने अर्जुन से हाथ मिलाते हुए कहा, तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे इरादे फौलाद के बने हैं। मैं तुम्हारे साथ काम करके बहुत खुश हूं। उन्होंने बिना एक दिन की देरी किए पूरा पेमेंट नवनिर्माण एंटरप्राइजेस के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। जब अर्जुन के फोन पर बैंक से ट्रांजैक्शन का मैसेज आया तो उसके चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि थी। ये उसकी और उसके लोगों की पहली सच्ची ईमानदार कमाई थी। ये वो छोटे मुनाफे थे जिनका जिक्र रोड मैप में था, लेकिन इनकी कीमत करोड़ों से ज्यादा थी। लेकिन अर्जुन यहां रुका नहीं। उसने उसी दिन शाम को फैक्ट्री में फिर से सबको इकट्ठा किया। इस बार माहौल में जश्न था। अर्जुन ने एक व्हाइट बोर्ड पर पूरा हिसाब किताब लिखा, कितना ऑर्डर मिला, कितनी लागत आई और कितना मुनाफा हुआ, पूरी पारदर्शिता के साथ। और जैसा कि मैंने वादा किया था, इस मुनाफे का 20% आप सबका है। उसने तिवारी जी, जो मजदूरों के प्रतिनिधि थे, और एक बुजुर्ग किसान जो सप्लायर्स के प्रतिनिधि थे, उन्हें एक चेक दिया। ये उनके हिस्से का चेक था। वहां खड़े लोग अविश्वास से उस चेक को देख रहे थे। उनकी जिंदगी में पहली बार किसी मालिक ने अपनी कमाई उनके साथ इस तरह बांटी थी। ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये इज्जत थी, ये हिस्सेदारी थी। लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने अर्जुन को इतनी दुआएं दी कि अर्जुन को लगा उसने दुनिया की सबसे बड़ी दौलत कमा ली है। रुकना मत अर्जुन, मिस्टर मेहता ने उसे अगले दिन फोन पर कहा। तुम जैसे लोगों की इस इंडस्ट्री को बहुत जरूरत है। मैं तुम्हें कुछ और इंटरनेशनल बायर्स से मिलवाना चाहता हूं जो एथिकल बिजनेस में विश्वास रखते हैं। अर्जुन का नाम अब धीरे धीरे बिजनेस सर्कल्स में सम्मान से लिया जाने लगा था। उस शाम को फैक्ट्री में एक छोटा सा जश्न रखा गया। मजदूरों और किसानों ने मिलकर खाना बनाया। वो नाच रहे थे, गा रहे थे। ये उनकी पहली कमाई का जश्न था। अर्जुन उन्हीं के बीच बैठा था, उनकी खुशी में शामिल। तभी फैक्ट्री के गेट पर एक गाड़ी आकर रुकी। रिया, उसने ट्रक जलने की खबर सुनी थी। वो बहुत परेशान थी। वो हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि अर्जुन से कैसे मिले, क्या कहे, लेकिन आज वो खुद को रोक नहीं पाई। वो बस ये देखना चाहती थी कि वो ठीक है या नहीं। वो गाड़ी से उतरी और गेट के पास आकर रुक गई। उसने अंदर देखा। वहां कोई मातम नहीं था, वहां कोई हार नहीं थी, वहां जिंदगी थी, जश्न था। उसने देखा कि मजदूर अर्जुन को अपने हाथों से मिठाई खिला रहे थे। उसने देखा कि अर्जुन उनके साथ बैठा उन्हीं की तरह जमीन पर हंस रहा था। उसके चेहरे पर कोई स्ट्रेस नहीं था, एक जीत का, एक सुकून का नूर था। रिया की आंखें उस मंजर को देखकर नम हो गईं।
वो यहाँ एक हारे हुए टूटे हुए इंसान को सांत्वना देने आई थी, लेकिन उसकी जगह उसे एक जीतता हुआ, अपने लोगों द्वारा प्यार किया जाने वाला एक असली नेता मिला। उसकी आंखों में अर्जुन के लिए सम्मान और भी गहरा हो गया, और उस सम्मान के साथ एक और गहरा एहसास धीरे धीरे उसके दिल में अपनी जगह बना रहा था। रिया फैक्ट्री के गेट पर खड़ी उस जश्न को देख रही थी। उसकी आंखों के सामने एक अलग ही दुनिया थी, एक ऐसी दुनिया जहां जीत का मतलब पैसा नहीं बल्कि एक दूसरे का साथ था। जब अर्जुन की नजर उस पर पड़ी तो एक पल के लिए जश्न का सारा शोर उसके कानों में शांत हो गया। उसके दिमाग में फिर से वही जंग शुरू हो गई, रिया की हिम्मत भरी सच्चाई या लिफाफे में कैद वो धोखेबाज तस्वीरें। वो धीरे धीरे चलते हुए उसके पास गया। मजदूरों ने रिया को देखकर उनके बीच एक खुसुर फुसुर शुरू हो गई। आप यहां? अर्जुन ने कोशिश करके अपनी आवाज को फॉर्मल रखा। मैं बस, रिया के पास कोई अच्छा बहाना नहीं था। मैं बस देखने आई थी। अर्जुन उसकी आंखों में झांकने की कोशिश कर रहा था। क्या यह चिंता सच्ची थी या एक बहुत ही अच्छी एक्टिंग? आइए, उसने कहा और उसे अंदर आने का रास्ता दिया। उसने रिया को फैक्ट्री का एक छोटा सा टूर दिया। रिया ने देखा कि कैसे जंग लगी मशीनें अब फिर से नई जैसी चमक रही थीं। उसने देखा कि कैसे मजदूर एक नए जोश के साथ काम कर रहे थे। जैसे ही वो लोग अंदर से गुजरे, हर मजदूर ने अर्जुन को देखकर मुस्कुराकर सम्मान से अर्जुन बाबू नमस्ते कहा। उनकी आंखों में डर नहीं, अपनापन था। तिवारी जी उनके पास आए। अर्जुन बाबू, एथोस अपैरल्स से फोन आया था। वो हमारे काम से इतने खुश हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट को डबल करना चाहते हैं। यह बहुत अच्छी खबर है तिवारी जी, यह आप सबकी मेहनत का फल है। रिया ये सब देखती रही। उसने देखा कि कैसे अर्जुन ने जीत का सेहरा अपने सर नहीं, अपने लोगों के सर बांधा। उसने उस इंसान में एक असली नेता के सारे गुण देखे। अर्जुन उसे अपने छोटे से सिंपल से ऑफिस में ले गया। वहां अब शांति थी। तुमने ये सब कैसे किया अर्जुन? रिया ने आखिरकार पूछा। उसकी आवाज में गहरा सम्मान था। एक जले हुए ट्रक के बाद इतनी जल्दी वापसी, यह चमत्कार जैसा है। चमत्कार नहीं, विश्वास है मेरे लोगों का मुझ पर और मेरा उन पर। तुम सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं चला रहे हो अर्जुन, तुम लोगों की जिंदगी बदल रहे हो। रिया की आवाज में इतनी सच्चाई, उसकी आंखों में इतनी प्रशंसा थी कि एक पल के लिए अर्जुन के दिल में छिपा शक का जहर कम होने लगा। वो उस पल में विश्वास करना चाहता था, लेकिन वो झूठी तस्वीरें। आपको सच में लगता है कि मैं इस सब के लायक हूं? अर्जुन ने अचानक पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी तल्खी थी। या आप यहां भी किसी और खास मकसद से आई हैं? अर्जुन का यह अचानक बदला हुआ लहजा और अजीब सवाल रिया को तीर की तरह चुभ गया। उसकी आंखों में एक पल के लिए दर्द उभा। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है। अर्जुन नहीं जानता था कि वो क्या कह रहा है, बस उसके अंदर का दर्द बोल रहा था कि आप जैसी बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट एक छोटी सी टूटी हुई फैक्ट्री में क्यों दिलचस्पी लेंगी? रिया को बहुत ठेस पहुंची। मैं यहां इंडस्ट्रियलिस्ट बनकर नहीं आई थी अर्जुन। मैं परेशान थी जब मैंने ट्रक जलने की खबर सुनी। मैं बस ये देखने आई थी कि तुम ठीक हो, एक इंसान के नाते। लेकिन लगता है मैंने गलती कर दी। उसकी आवाज में इतनी सच्ची चिंता और दर्द था कि उसने अर्जुन के शक की दीवार में एक दरार डाल दी। उसकी आंखें झूठ नहीं बोल रही थीं। अर्जुन को एहसास हुआ कि उसने गलत सवाल पूछ लिया है। उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। मेरा वो मतलब नहीं था, उसने धीरे से कहा। मैं बस आजकल किसी पर आसानी से विश्वास नहीं कर पाता। उनके बीच एक लंबी खामोशी छा गई, लेकिन यह खामोशी अजीब नहीं थी, इसमें एक अनकही समझ थी। रिया ने अर्जुन की आंखों में वो गहरा दर्द देखा जो वो दुनिया से छिपाए फिरता था, और अर्जुन ने रिया की आंखों में वो सच्चाई देखी जिसे वो झुठलाना चाहता था। उनके बीच उस पल में एक अनोखा जज्बाती रिश्ता बना, एक रिश्ता जो विश्वास और शक के धागे से बुना जा रहा था। जब अर्जुन रिया को उसकी गाड़ी तक छोड़ने आया तो उनके बीच ज्यादा बातें नहीं हुई, लेकिन उनकी खामोशी में बहुत कुछ था। अपना ध्यान रखना अर्जुन, रिया ने जाते हुए कहा। आप भी, अर्जुन ने धीरे से जवाब दिया। वो एक दूसरे को देखते रहे जब तक रिया की गाड़ी वहां से निकल नहीं गई। लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनकी इस खामोश मुलाकात को, उनकी इस जज्बाती अनबन को सड़क के दूसरे कोने में खड़ी एक गाड़ी के अंदर से दो आंखें देख रही थीं। मीरा। उसने रिया को फैक्ट्री के अंदर जाते हुए देखा था।
और अब उसने रिया और अर्जुन को इस तरह एक दूसरे को अलविदा कहते हुए देखा था। उसने उनके चेहरों के भाव पढ़ लिए थे। उसने उनके बीच के उस अनकहे रिश्ते को महसूस कर लिया था। उसका पूरा शरीर जलन की आग में कांप रहा था। उसके नाखून उसके गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील में धंस गए थे। तो ये सच है, उसने अपने दांत पीसते हुए सोचा। रिया सच में उसके करीब जा रही है और अर्जुन उसे रोक नहीं रहा है। उसे लगा जैसे रिया उससे सबसे कीमती चीज उससे छीन रही है। बहुत हो गया ये रिया का नाटक। मैं उसे इस कहानी से ऐसे निकालूंगी जैसे वो कभी थी ही नहीं। उसकी आंखों में अब सिर्फ जलन नहीं, एक कातिलाना इरादा था। मीरा जब अपनी गाड़ी में बैठकर स्वदेशी टेक्सटाइल से दूर जा रही थी तो उसके अंदर एक तूफान चल रहा था, जलन का, नफरत का और हार का। उसने अपनी आंखों से अर्जुन और रिया के बीच पल रहे उस अनकहे रिश्ते को देखा था। रिया की आंखों में अर्जुन के लिए जो सम्मान था वो मीरा ने अपने लिए कभी नहीं देखा था, यहां तक कि जब वो अर्जुन की जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा थी। अर्जुन की आंखों में रिया के लिए जो एक कश्मकश थी, उसमें भी मीरा ने एक अपनापन देखा, एक ऐसा हक जो वो खो चुकी थी। उसके अंदर की आवाज चिल्ला रही थी, अर्जुन सिर्फ मेरा है। उसकी नफरत, उसका प्यार, उसकी जीत, उसकी हार, सब पर सिर्फ मेरा हक है। रिया मल्होत्रा कौन होती है उसके करीब आने वाली? उसका दिमाग अब एक शातिर शिकारी की तरह चलने लगा। वो जानती थी कि रिया को धमकाना बेकार है। रिया डरती नहीं थी। उसे तोड़ने के लिए उस पर वार करना होगा, एक ऐसा वार जो उसकी हिम्मत की नींव हिला दे। रिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? मीरा ने खुद से पूछा। उसका परिवार, उसकी रेप्यूटेशन और उसका करियर, यही उसके निशाने थे। वो जब अपने घर पहुंची तो उसका चेहरा बिल्कुल शांत हो चुका था। उसने अपना वो सीक्रेट फोन निकाला और अपने परिवार के पुराने वफादार चौकसी अंकल को फोन किया। चौकसी अंकल, आपने पता लगाया? उसने पूछा। हाँ बेटी, दूसरी तरफ से आवाज आई। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज इस वक्त एक बहुत बड़े इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर के लिए अप्लाई कर रही है, एक फ्रेंच लग्जरी ब्रांड के साथ। ये डील रिया मल्होत्रा खुद लीड कर रही है। ये उसके करियर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर ये डील उसके हाथ से निकल गई तो मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को न सिर्फ फाइनेंशियल लॉस होगा, बल्कि उनकी इंटरनेशनल रेप्यूटेशन को भी बहुत बड़ा झटका लगेगा। मीरा के होंठों पर एक जहरीले फूल जैसी मुस्कान खिल उठी। उसे अपना हथियार मिल गया। मुझे उस डील की हर डिटेल चाहिए अंकल, उसने ठंडे लहजे में कहा। रिया की प्रेजेंटेशन, उनका बिड अमाउंट और उनकी प्राइवेट स्ट्रैटेजी, सब कुछ। और मुझे यह भी बताइए कि इस डील में उनका सबसे बड़ा कंपेटिटर कौन है। दूसरी तरफ मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के आलीशान बोर्डरूम में रिया वही प्रेजेंटेशन दे रही थी। उसके सामने उसके पिता और कंपनी के सारे सीनियर मेंबर्स बैठे थे। रिया पूरे आत्मविश्वास के साथ बोल रही थी। उसकी आंखों में एक चमक थी, एक जुनून था। यह प्रोजेक्ट उसका सपना था और इसीलिए उसने अपनी प्रेजेंटेशन खत्म करते हुए कहा, मैं विश्वास करती हूं कि हमारी एथिकल सोर्सिंग और लोकल आर्टिजन्स को बढ़ावा देने की यह स्ट्रैटेजी हमें मेजॉन डुबुआ के साथ इस जॉइंट वेंचर के लिए परफेक्ट पार्टनर बनाती है। बोर्ड ने तालियों से उसके काम को सराहा। उसके पिता के चेहरे पर गर्व साफ दिख रहा था। रिया को लगा जैसे वो दुनिया के शिखर पर है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके इस सपने को तोड़ने के लिए अंधेरे में जाल बुना जा चुका था। अगले दिन मीरा एक अनजान सुनसान कॉफी शॉप में चौकसी से मिली। चौकसी ने उसे एक फाइल दी। इसमें सब कुछ है बेटी, उनकी पूरी कॉन्फिडेंशियल प्रेजेंटेशन, उनका अनुमानित बिड अमाउंट और उनके कंपटीटर सिंघानिया ग्लोबल की डिटेल्स। मीरा ने फाइल ली। उसके हाथ एक पल के लिए भी नहीं कांपे। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि वो कितना गलत कर रही है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा था, रिया का। उसने वहां से निकलकर एक नए अनजान नंबर से सिंघानिया ग्लोबल के सीईओ अमन सिंघानिया, ब्रिजेश अग्रवाल के बेटे, के पर्सनल असिस्टेंट को फोन किया। मैं आपके बॉस को एक ऐसी जानकारी दे सकती हूं जिससे वो मेजॉन डुबुआ वाली डील 100% जीत जाएंगे। बदले में मुझे सिर्फ पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा। सौदा तय हो गया। मीरा ने वो सारी कॉन्फिडेंशियल जानकारी सिंघानिया को बेच दी। उसने रिया के सपने का, उसके करियर का सौदा कर लिया था।
उसी शाम वो विक्रम से मिली। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, एक जीत का सुकून था। बड़ी खुश लग रही हो, विक्रम ने उस पर तंज कसा। लगता है अर्जुन ने तुम्हें वापस अपना लिया है। अर्जुन से भी ज्यादा मजेदार चीज हुई है, मीरा ने मुस्कुराकर कहा। और फिर उसने विक्रम को रिया के खिलाफ अपनी पूरी साजिश बता दी। कैसे उसने रिया के करियर के सबसे बड़े प्रोजेक्ट को बर्बाद करने का इंतजाम कर दिया है। विक्रम ये सब सुनकर दंग रह गया। उसके चेहरे पर अविश्वास और फिर एक गहरा क्रूर प्रशंसा का भाव आया। ब्रिलियंट मीरा, ट्रूली ब्रिलियंट। मैं तो रिया को सिर्फ धमकाने का सोच रहा था, तुमने तो उसकी जड़ें ही काट दी। दोनों एक दूसरे को देखकर हंसे, एक ऐसी हंसी जिसमें उनकी नफरत और उनका घिनौनापन साफ झलक रहा था। उनकी ये साझेदारी अब और भी गहरी और भी खतरनाक हो चुकी थी। विक्रम मीरा की इस चाल से बहुत प्रभावित हुआ। उसे एक नया आइडिया आया। तुम बिल्कुल सही थी मीरा, हमें उनके सपोर्ट सिस्टम पर ही वार करना होगा, उनकी ताकत पर। उसने एक पल के लिए सोचा। तुम रिया को संभालो, वो तुम्हारा डिपार्टमेंट है। फिर उसके चेहरे पर वही शैतानी मुस्कान लौट आई। और मैं अर्जुन की उस वफादार फैक्ट्री टीम में, उसके उस परिवार में एक गद्दार प्लांट करूंगा। मीरा ने उसकी तरफ देखा। अब खेल उनके घर के अंदर से खेला जाएगा, विक्रम ने ऐलान किया। मैं उनके ही किसी साथी को खरीदकर उनके ही हाथों से अर्जुन की इस नई दुनिया को तबाह करवाऊंगा। आपको क्या लगता है अगले एपिसोड में क्या होगा? कमेंट करके बताओ। आपका सपोर्ट ही इन स्टोरीज को जिंदा रखता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो।